कुछ लोग हवेली के बाहर एक अनाथ लड़के को मार मार कर अधमरा कर देते हैं और पास वाली नहर में फेंक देते हैं। करीब 40 साल बाद एक परछाई अंधेरे में दूर से खड़ी होकर देख रही थी। गांव में मातम पसरा था। गांव का हर इंसान परेशान था। नहर में डूबकर एक ईमानदार व मेहनती किसान जान गंवा बैठा था। उसकी पत्नी रेखा बेहोश हो गई थी, जिसे उसकी बहन पूजा उठाने की कोशिश कर रही थी। पूजा खुद गर्भवती थी। रेखा को होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है और बोलती है, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, कौन खिलाएगा, कौन पढ़ाएगा। पूजा उसकी हालत देखकर चिंतित होती है। 13वीं के बाद जब पूजा रेखा को उसके बच्चे चिंटू को साथ ले जाने के लिए मना लेती है, जो 5 साल का था, वो रेखा को भी बोलती है कि साथ चलो, पर रेखा मना कर देती है। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पूजा का पति विक्रम एक हवेली का मालिक था और गांव में शुरू से रिवाज था कि जिसकी हवेली उसका राज। विक्रम पुश्तैनी जमींदार था। विक्रम ने कई बार रेखा के गरीब किसान पति को मदद देनी चाहिए, पर वो मना कर देता था। विक्रम गांव के लोगों का मसीहा था, जो समय समय पर सबकी मदद करने की कोशिश करता था। रेखा अपने किसान पति का हाथ बंटाने के लिए एक व्यापारी विजय के घर नौकरानी का काम करती थी। दूसरी तरफ पूजा शादी के लंबे अरसे बाद माँ बनने वाली थी, पर वो अक्सर बीमार रहती थी। कहते थे कि हवेली पर किसी ने काला जादू कर दिया है। ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि गांव के कुछ लोग विक्रम से बहुत जलते थे। लोग इंतज़ार में रहते थे कि कब विक्रम इस दुनिया से जाए और वो हवेली हथिया लें। कुछ दिनों बाद विक्रम का काम कम होने लगा। वो परेशान रहने लगा। इस बार सारी फसल किसी ने जला दी थी। हवेली में अजीबोगरीब चीज़ें होती थी। कभी बिल्लियों की लड़ाई, कभी भयानक आवाज़ें, तो कभी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह। नौकर चाकर भी डर के मारे हवेली छोड़कर जा चुके थे। विक्रम और पूजा ही हवेली में बचे थे। विक्रम मायूस था और परेशान भी। कामकाज संभाले या पत्नी को। पूजा कहती है, मेरी बहन रेखा को ले आओ। विक्रम ने भी ये सोच के अपनी साली के घर जाने का मन बनाया होता है कि वो पूजा की देख रेख कर लेगी। विक्रम जब रेखा के घर पहुंचता है तो देखता है कि रेखा बाहर चूल्हा जलाकर 5 तरह के पकवान बना रही है। वह हैरान होकर सोचता है कि ये गरीब इतने पकवान। अभी सोच ही रहा होता है कि रेखा उसको देख के बोलती है, जीजा जी आप यहाँ, सब ठीक तो है ना। विक्रम उसे सारी बात बता देता है। वो बोलती है, जीजा जी यह भी कोई पूछने की बात है। अगर आए हो तो खाना खा के चलते हैं। खाना खाकर दोनों हवेली पहुँचे ही थे कि पूजा के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वह आ रहा है, मैं मर जाऊंगी। दोनों भागते हैं और देखते हैं पूजा दर्द में छटपटा रही होती है। जीजा जी गाड़ी निकालिए, रेखा चिल्लाती है। दोनों पूजा को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं। जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में टायर पंचर हो जाता है। विक्रम उतर कर देखता है कि कीलें पड़ी हुई हैं। कील टायर में छेद कर चुकी थी। एक साया उनको अंधेरे में से देख रहा था। वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उधर विक्रम के पास समय नहीं था कि टायर बदले। वह पूजा को उठाकर दौड़ने लगा, क्योंकि अस्पताल बस 1 किलोमीटर दूर ही था। किस्मत अच्छी थी कि पीछे से एक गाड़ी आती दिखी। विक्रम ने हाथ दिया और गाड़ी वाला उनकी मजबूरी देखकर साथ ले जाता है। अस्पताल में पूजा का इलाज चलता है। कुछ देर बाद बच्चे की किलकारी की आवाज़ आने लगती है। विक्रम और रेखा खुशी के मारे उस तरफ भागते हैं। थोड़े दिनों बाद पूजा को घर लाया जाता है। रेखा ने भी अब
व्यापारी विजय के घर काम छोड़ दिया था और हवेली में ही रहने लगी। माँ की तरह पूजा और बच्चे का ख्याल रखती, समय समय पर खाना देती और जूस देती। अपने बेटे चिंटू को भी स्कूल भेजती। पूजा विक्रम से अक्सर रेखा की तारीफ़ें करती थी कि देखो मेरी बहन कितनी अच्छी है। हवेली में खुशियों का माहौल था कि वो साया फिर हवेली के बाहर दिखता है। विक्रम का काम पटरी पर नहीं आ रहा था और पूजा भी ठीक नहीं हो रही थी। चिंता में शराब का घूंट लेकर बड़बड़ा रहा था। रेखा पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है और कहती है, जीजा जी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, कहो तो आपको एक सलाह दूं। उसने डरते हुए पूछा। हाँ, डरने की क्या बात है, बोलो, विक्रम ने पूछा। रेखा बोलती है, जीजा जी मैं आपको कल एक पता दूंगी। ये पवित्र जगह है और कल आप शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे। विक्रम ये सोच के मान गया कि चलो ये भी आजमा लेते हैं। अगली रात निकल पड़ता है उस पते पर। उसे जंगल में जाना था। अंधेरी रात और वो लालटेन के सहारे चल पड़ा जंगल के लिए। जंगल के बीचों बीच उसे हल्की रोशनी दिखाई पड़ती है। उस तरफ जाता है और एक गुफा के पास पहुंच जाता है। अंदर जाके तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। एक साया आग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। चारों तरफ हड्डियाँ और खोपड़ियाँ पड़ी थी। विक्रम बहुत डर गया। वो मुड़कर जाने ही लगा था कि आवाज़ आई, आगे तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था इतने समय से। विक्रम सोचता है कि क्या इसको पता था कि मैं आने वाला हूँ। सोच ही रहा होता है कि आवाज़ आती है, डर मत, मेरे पास आ, मैं तेरा भला चाहता हूँ। विक्रम ने जैसे तैसे हिम्मत की। एक बूढ़े तांत्रिक बाबा को इस अंधेरे और घने जंगल में देखकर वो हैरान हो गया था। बाबा बोलता है, तू मेरी शरण में आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। तेरी हवेली पर काला जादू हुआ है और तेरी पत्नी एक दुष्ट आत्मा के शिकंजे में है। समय पर आ गया है तू। यह उसकी आखिरी रात थी। विक्रम बाबा के पैरों में गिर गया और रोने लगा। बाबा ने आश्वासन दिया और एक ताबीज़ देकर कहा कि इसे हवेली के किसी अंधेरे कोने में रख देना और कहा कि मैं कुछ समय बाद हवेली में आऊँगा। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ तो तू भी जा अब। विक्रम वापस हवेली चला जाता है और ताबीज़ अंधेरे कोने में रख देता है। वो पूजा को बोलता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने तक सब ठीक चल रहा होता है। विक्रम का काम भी वापस पटरी पर चलने लगा। एक रात छोटा बच्चा बीमार पड़ गया। उसे बुखार आ गया था, पीला पड़ गया था वो, और वैद्य के आने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। सब इस बात से हैरान थे कि सुबह तक तो सब ठीक था, ये एकदम से रात में क्या हो गया। पर रेखा ये बात दोनों को बताती है कि रात को जब मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी थी तो मैंने देखा कि पूजा हवा में झूल रही है। उसकी गर्दन उल्टी बिस्तर की तरफ है और आंखें चमक रही हैं। मैं जब चिल्लाई तो पूजा बिस्तर पर गिर पड़ी और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। पूजा को कुछ भी याद नहीं था और बच्चा तब से बीमार था और अब ये हो गया था। विक्रम ने बाबा से मिलने की बात कही पर रेखा बोलती है कि बाबा तो कहीं गए हुए हैं ना, जब उनका मन होगा वो तभी आएंगे। दिन बीतने लगे। बच्चे के गम में पूजा बिस्तर पकड़ लेती है। वो होश खो बैठी थी। रेखा उसके आसपास ही रहती। एक रात विक्रम को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था पर वो पूजा के लिए चिंतित था। रेखा ने उसका चेहरा देखकर कहा कि जीजा जी आप इत्मीनान से जाइए, मैं हूं ना दीदी के साथ। विक्रम को ये सुन के अच्छा लगा और वो हवेली से निकल गया। थोड़ी देर बाद पूजा को होश आ जाता है। रेखा रेखा, उसने आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। उसे प्यास लगी थी। शरीर में शक्ति नहीं थी पर पानी पीने के लिए वो खड़ी हो गई। उसे
तहखाने की तरफ काली बिल्ली जाती दिखी। अरे, काली बिल्ली तो अशुभ है, यह कहकर वो बिल्ली को बाहर भगाने के इरादे से तहखाने की तरफ चल पड़ी। अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसे किसी की बोलने की आवाज़ आई। वो छुप कर देखने लगी। चौंक गई ये देखकर कि उसकी विधवा बहन रेखा व्यापारी विजय की बाहों में लिपटी पड़ी है। पूजा के पैरों तले ज़मीन तब खिसक गई जब विजय रेखा को बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे किसान पति को नहर में धक्का देकर दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, पर तुम हवेली से निकलने का नाम नहीं लेती। यहीं बसने का इरादा है क्या तुम्हारा? मेरे इरादों का तुम्हें पता ही क्या है, रेखा का जवाब आया। यह सुन विजय कहता है कि तुम्हारी प्यारी दीदी और जीजा को ठिकाने लगा दूं क्या? रेखा उसके होंठों पर उंगली रख देती है। पूजा यह देख के सुन्न हो गई थी। उसे जो बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन लगती थी, उसे समझ आ गया कि विजय के साथ साजिश करके अपना पति मरवा दिया है इसने। पर इसने यह क्यों किया? पूजा ने चुप रहना ही बेहतर समझा और विक्रम के वापिस आने पर उसे सब सच बताना बेहतर समझा। विजय पूछता है, कोई आ तो नहीं जाएगा? इस पर रेखा का जवाब आया, नहीं, कोई नहीं आएगा। जीजा बाहर है और बहन बिस्तर पर। खिड़की में से तुम्हें देख लिया था मैंने। जितना प्यार लेना है अभी ले लो, इसके बाद मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगी। पूजा से देखा नहीं जा रहा था। वो वापस जाने के लिए मुड़ने लगी और उसके हाथ से कांच का गुलदस्ता गिर गया। विजय और रेखा डर के अलग हो जाते हैं और दरवाजे के बाहर अपनी बहन को जाते हुए रेखा पूछती है, दीदी आप? हाँ, मैं पानी लेने। पूजा की कांपती आवाज़ सुनकर रेखा जान गई कि भेद खुल चुका है और अगर विक्रम को पता लग गया तो वो हमेशा के लिए यहाँ से भगा देगा। रेखा बोलती है, रुको दीदी, मैं पानी देती हूँ, और पास आकर धक्का दे देती है। पूजा ज़मीन पर गिरकर बोलती है, यह क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? कौन सी बहन? जिससे बचपन से सब छीन लिया, विक्रम भी छीन लिया? या वो बहन जिसे जब गरीब के पल्ले बांध दिया तो तुम्हारे मुंह से आह तक नहीं निकली? रेखा का जवाब सुन पूजा कहती है, मुझे लगता था कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, पर इतना जहर तुम्हारे मन में। रेखा हंसने लगती है। आखिरी बार पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ असलियत। मेरी प्यारी बहना पूजा, तुझे तो मरना ही था, आज नहीं तो कल। जो जूस तू बड़े चाव से पीती थी, पता है ना उसमें क्या था? धीमा जहर। रेखा अपनी चुन्नी उतारती है और पूजा का गला घोंटते हुए कहती है, तुम्हारा बच्चा पता है कैसे मरा? तुम्हारा ही दूध पीकर। पूजा तड़पने लगी और आंखों में आंसू लिए इस दुनिया से विदा हो गई। विजय, रेखा चिल्लाती है, इस लाश को उठाकर बिस्तर पर रखो। विजय वही करता है और दोनों गले मिलते हैं। अब कब मिलोगी? विजय पूछता है। रेखा उसे कान में कुछ कहती है और विजय चिंता में उसे देखता है। वह हवेली से चला जाता है। सुबह जैसे ही विक्रम घर पहुंचता है कि क्या देखता है, लोगों का जमावड़ा एक कफन के सामने। पास में रेखा और चिंटू रो रहे थे। विक्रम तो मानो टूट सा गया। जीजा जी देखो क्या हो गया। दीदी ने जूस पिया और फिर उठी ही नहीं। विक्रम ने मान लिया था कि लंबे समय से बीमारी और हो रही घटनाओं की वजह से ये हो चुका है। उसने कफन न हटाने के लिए कहा। अंतिम संस्कार हुआ और विक्रम ने शराब का सहारा लेना ही बेहतर समझा। काफ़ी दिनों तक यही चलने लगा। एक रात भारी बारिश हो रही थी। विक्रम बैठ के शराब पी रहा था। रेखा बारिश में भीगी हुई अंदर आई और बोली, जीजा जी, कब तक ऐसे ही चलेगा? चिंटू यह सब देखकर क्या सीखेगा? तो उसे लेकर चली जाओ, आगे से जवाब आया। ठीक है, चली जाती हूँ, रेखा ने कहा। विक्रम को लगा उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने कहा, माफ़ करना, और उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि लड़खड़ा गया। रेखा ने उसे पकड़कर संभाल लिया। रेखा ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसका
पल्लू नीचे गिर गया। नशे में धुत विक्रम की आंखों में रेखा की चमक बस गई। सुबह जब विक्रम को होश आया तो देखता है कि रेखा उसके बिस्तर पर साथ लेटी हुई है। वह एकदम से उठकर बैठ गया। उसकी आहट से रेखा भी उठ जाती है और विक्रम के आगे आंख झुकाकर कहने लगी, कोई बात नहीं, गलती दोनों से हुई है। मैं चिंटू को लेकर चली जाती हूँ और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वह जाने लगती है पर विक्रम उसका हाथ पकड़कर बोलता है, रेखा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम शादी कर लेते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और चिंटू को मिलकर पालेंगे पोसेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। रेखा मन ही मन खुश हो गई थी कि तीर निशाने पर लग गया है। विक्रम उसके जाल में फंस गया। वो रोते हुए बोली, शायद इससे दीदी की आत्मा को शांति मिल जाए। विक्रम ने उसे बाहों में भर लिया और दोनों ने शाम होने से पहले शादी कर ली। एक साया फिर हवेली के बाहर दिखता है। जब सुबह होती है तो पता चलता है कि व्यापारी विजय ने परिवार को ख़त्म करके नहर में छलांग लगाकर जान दे दी। कुछ समय बीत जाता है। रेखा ने विक्रम को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। विक्रम शराब में डूबा रहता। एक रात हवेली में सब सो रहे होते हैं कि बाहर आवाज़ होती है। रेखा को खिड़की से चांद की रोशनी में वही साया दिखता है। वह विक्रम की तरफ देखती है, फिर चिंटू के कमरे में झांकती है और बाहर चली जाती है। विक्रम शराब के नशे में सोया हुआ था। उसका गला सूखने की वजह से वह जाग गया और उसने उठकर पानी पिया, पर उसे रेखा दिखाई नहीं दी। उसका दम घुट रहा था तो ताज़ी हवा लेने के लिए खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसे जंगल की तरफ कोई चलता हुआ दिखा। उसे लगा कि कहीं रेखा पर भी काले जादू का असर तो नहीं हो गया है, इसलिए उसने पीछा करने और रेखा को वापस लाने की ठानी। नशे की वजह से उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। कहीं चिंटू उठकर खुद को अकेला पाकर डरे नहीं, उस वजह से उसने चिंटू को गोद में उठाया और रेखा के पीछे जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीच जाकर रेखा उसकी आंखों से ओझल हो गई थी, पर वह गुफा के पास पहुंच गया जहां उसे तांत्रिक बाबा मिला था और आज फिर वहां से रोशनी आ रही थी। वो द्वार पर ही पहुंचा था कि उसने देखा रेखा उसी बाबा से मिलने पहुंची थी। विक्रम वहीं रुक गया। तांत्रिक बाबा चिल्ला रहा था, क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। जब तू अपने पति की गरीबी के कारण पहाड़ी पर जान देने खड़ी थी तो मैंने तुझे बचाया था। अपना जादू टोना व्यापारी विजय पर चलाया ताकि वो तेरे जाल में फंस जाए। फिर तेरी बहन के ऊपर काला जादू करके उसका घर बर्बाद करने में तेरी मदद की। उस जूस में डाली हुई जादुई राख तुझे किसने दी? मैंने। उस व्यापारी विजय के कान में तूने क्या कहा था? यही ना कि मैं तुझसे तब मिलूंगी जब तू अपने परिवार को ख़त्म कर लेगा। उसने वैसा ही किया। अगर उससे ऐसे ही करवाना था तो शादी विक्रम से क्यों की? क्या तेरे मन में इतना लालच आ गया है कि बाबा को धोखा देगी? तुझे मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। रेखा डर कर बोलती है, नहीं बाबा, मैं आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि शादी करनी पड़ी विक्रम से। तांत्रिक जोर से हंसता है और कहता है, मैं जानता हूँ तू मुझे धोखा नहीं देगी, इसलिए तेरी शादी की रात जब विजय अपने परिवार को मारकर तुझे लेने हवेली के बाहर पहुँचा था तो वहाँ मैंने उसे देख लिया। अपनी शक्ति से उसके दिमाग पर काबू पा लिया और नहर में कूदने को भी वश किया। इतना करने के बाद भी मुझे आश्वासन देती है, बता मेरा काम कब करेगी? रेखा कहती है, बाबा, मुझे लगा विजय मेरे गम में मर गया। छोड़ो, पर आज तक आपने बताया नहीं कि आपने मुझे हवेली को बर्बाद करने के लिए क्यों चुना। बाबा खड़ा हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, क्योंकि मुझे बदला चाहिए। 40 साल पहले मेरी जवानी मुझसे छीन ली गई। इन गांव वालों ने सब कुछ छीन लिया मेरे से। मेरे काले जादू की वजह से मुझे विक्रम के बाप ने
गांव वालों के साथ मिलकर अधमरा कर दिया और नहर में फेंक दिया। काले जादू की वजह से जिंदा हूँ मैं और बदले की आग में जल रहा हूँ। विक्रम का बाप जमींदार होने के साथ साथ विद्वान भी था और अच्छी शक्तियों का ज्ञानी भी। मैं ना ही उसे मार सकता हूँ ना ही विक्रम को। मुझे श्राप है कि जब तक इस हवेली का वारिस जिंदा है तब तक मैं इसके अंदर पैर भी नहीं रख सकता। जिन गांव वालों ने मुझे दुत्कार दिया था, इस हवेली को पाकर उन पर राज करूंगा मैं। विक्रम को ख़त्म करने के लिए चुना है मैंने तुझे। अब समझी क्या? बता अब मेरा काम कब करेगी? जल्दी ही मार दूंगी विक्रम को, बस सही मौके की तलाश। वो बोल ही रही होती है कि विक्रम की गोद में सोया चिंटू जाग गया और खांसने लगा। दोनों ने विक्रम को देख लिया। उनको पता लग गया कि उनकी साजिश का पता विक्रम को लग गया है। विक्रम का भी आधा नशा उतर गया था। यह सब देख सुनकर उसने पास आकर पहले तो रेखा के गाल पर चांटा मारा। रेखा गिर पड़ी। फिर वह बाबा की ओर बढ़ा, बाबा को मारने लगा। शराब की वजह से बाबा का काला जादू विक्रम पर काम नहीं करना था। रेखा को अपनी जिंदगी खत्म होते दिख गई। पीछे से आकर विक्रम के सर पर पत्थर से वार किया। चिंटू विक्रम के पीछे खड़ा होकर रो रहा था। विक्रम जैसे ही सिर पर लगी चोट की वजह से पीछे गिरने लगता है, उसके धक्के की वजह से चिंटू आग में जा गिरता है। बाबा मेरे बच्चे को बचाओ, रेखा चिल्लाई। बाबा जब तक कुछ करता बहुत देर हो चुकी थी। चिंटू आग में जलकर मर चुका था। रेखा रोने लगी। उसे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। विक्रम खुद को घसीटकर उसके पास लाया। बाबा चिल्लाता है, यही मौका है, ख़त्म कर दे। रेखा लाल आंखों से बाबा की तरफ देखती है, फिर विक्रम की तरफ मुड़ती है और उसके सर पर तब तक पत्थर से वार करती है जब तक सर की चटनी नहीं बन गई। बाबा उसको पकड़कर पीछे करता है। बस कर, वह मर गया। तांत्रिक बाबा जोर जोर से हंसने लगा। हवेली मेरी हो गई, मेरा राज शुरू। पर रेखा चुप थी। बाबा कहता है, चल हवेली, हवेली मेरी, खजाना तेरा। इन गांव वालों को मैं जीते जी नर्क दिखाऊंगा। और दोनों हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। हवेली के पास आकर बाबा कहता है, चल तू पहले चल। नहीं बाबा, आपकी हवेली है, पहले आप। आगे से रेखा का जवाब आया। ठीक है। बाबा ने जैसे ही हवेली में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया, रेखा ने एक नुकीली हड्डी बाबा की पीठ में घोंप दी। उसे पता लग गया था कि बाबा हवेली के वारिस को मार नहीं सकता, पर हवेली का वारिस तो बाबा को मार सकता है ना। ये हड्डी विक्रम के बच्चे की थी। जब बच्चे की मौत के बाद उसे गाड़ दिया था, तब रेखा ने रात में जाकर ज़मीन खोदकर बच्चे की बाजू निकाल ली थी। इसी तरह के मौके के लिए बाबा ज़मीन पर गिरा हुआ था। तड़पते हुए पूछा, क्यों किया ऐसा? सब तो दे दिया तुझे मैंने, और क्या चाहिए था? रेखा बाबा के पास आती है और कान में कहती है, मुझे चाहिए हवेली, क्योंकि जिसकी हवेली उसका राज। यह सुनकर बाबा मर जाता है। जब से रेखा ने हवेली में कदम रखा था, तब से उसका मकसद हवेली को पाना हो गया था। उसे दौलत के साथ अब गांव वालों का मसीहा भी बनना था। हवेली तो उसने अब पाली थी, पर किस कीमत पर? अपने बच्चे को खो चुकी थी वो। राज तो अब करेगी, पर अकेली, बिना अपने बच्चे के। तो दोस्तों, बाकी कहानी फिर कभी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।